हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर पढ़िएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे आते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए बच्चों, जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। और यहाँ पे जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। और यहाँ पे इस क्लास को संपूर्ण देखने के बाद आपको ये बताना है कि इनमें से जो भी प्रश्न हम आपको बताए, आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था ना, इसका जवाब आपको इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के पहले नंबर प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिएगा। आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो प्यारे बच्चों, जो मोटर गाड़ी होता है या फिर कोई वाहन होता है, जो ड्राइवर होता है उसके सामने जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है प्यारे बच्चों? देखिएगा, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ समतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण, या फिर अवतल, या फिर एक पतला लेंस। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कोई भी गाड़ी रहे या फिर मोटर गाड़ी रहे या फिर कोई आपका वाहन रहे, उसके सामने जो आपका दर्पण लगा रहता है ना, वो आपको कौन सा दर्पण होता है फिर बच्चों? उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्रफल क्या होता है फिर बच्चों? बड़ा होता है। कहने का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा मिरर पीछे के आ रहे वाहनों को, बड़ा सा वाहन क्या करता है फिर बच्चों? बहुत बड़ा एरिया को कवर कर लेता है ना। आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण में अधिक वस्तु देख सकती है, इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं फिर बच्चों? साइड मिरर, या फिर आप समझ सकते हैं फिर बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पास रो पक्ष दर्पण के रूप में इसको वरीयता देते हैं ना, उत्तल दर्पण को। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन और भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पर जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपसे जो पूछा है कि आपको बताना है कि एलपीजी का विस्तृत रूप क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म ना पूछा गया है। तो पर जो आपको पता होगा, एलपीजी जो होता है ना पर इसका जो फुल फॉर्म होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विफाइड प्राकृतिक पेट्रोलियम गैस कहते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हिंदी में द्रवित भूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर बच्चों। और एलपीजी एक प्रकार का क्या होता है फिर बच्चों? ईंधन गैस होता है, जो प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से बना होता है ना। आपको ये पता होगा, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और घरेलू सिलेंडर में कौन सी गैस भरी रहती है फिर बच्चों? एलपीजी गैस भरी रहती है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को, देखिएगा। आपको बताना, देखिएगा ध्यान से, कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस कौन सा उत्तरदायी है बच्चों? तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, बी में आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि CO2 गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ना फिर उत्तरदायी जो गैस होते हैं CO2 गैस होते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए पर जो वायुमंडल में जो CO2 गैस है ना, कितना प्रतिशत है? तो लगभग यहाँ पे आप समझ सकते हैं पर CO2 गैस लगभग 0.03% है वायुमंडल में ना। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि तेल लगा कागज होता है। तो प्यारे बच्चों, तेल लगा कागज जो होता है ये पारभासी होता है। तेल लगा कागज में क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रकाश आंशिक रूप से गुजरती है, यानी कि प्रकाश यहाँ पे पूरी रूप से नहीं गुजरती, यानी कि बल्ब टाइप का दिखता है ना। जब यहाँ पे आप तेल लगा कागज को ऊपर मतलब सूर्य के सामने में रखे उसको देखिएगा तो आर पर आपको इजीली नहीं दिखेगा, मतलब धुंधला टाइप का दिखेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अब अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना, आपके एग्जाम में बरोबर पूछे जाते हैं। अब देखिए पर जो 5वां नंबर प्रश्न क्या आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से, कि स्विच लगाए जाते हैं। तो पर जो स्विच जो होते हैं ये गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए बच्चों 6वां नंबर प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो पहले बच्चों बताइए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन जो तार होता है उसका कलर कैसा होता है? लाल कलर का होता है, या फिर हरा, या फिर काला, या फिर पीला? तो हम आपको बता देते हैं बच्चों, घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होता है इसका कलर कैसा होता है बच्चों? काला कलर का होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और भारत में इसको हम लोग काला तार को किस नाम से जानते हैं? उदासीन तार के नाम से जानते हैं, यानी कि न्यूट्रल। एक होता है बच्चों तार में क्या होता है बच्चों? फेस होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है। और एक होता है बच्चों मतलब अर्थिंग ना। तो इसको आप याद रखिए, आपके एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते हैं। ठीक है,
तो फेस हो गया पर बच्चों आपका लाल तार, न्यूट्रल हो गया पर बच्चों काला तार, अर्थिंग होगा आपका पीला तार ना। अब देखिए पर बच्चों 7वां नंबर प्रश्न क्या, अगर आपको बताना कि 1 वोल्ट जो है ना ये किसके बराबर होता है, तो पहले बच्चों आपको पता होगा ये चीज़ कि जूल प्रति गुलाम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं पर बच्चों 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए में आपका टिक लगा देना है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर आपको बताना कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। अब देखिए प्रतिरोधों का मान बढ़ाना हो ना तो प्रतिरोधों को हम लोग किस में जोड़ेंगे पर बच्चों, सीरीज में जोड़ेंगे, यानी कि पास व क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिया था, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों क्या, अगर आपको बताना है कि कर्मा कुंचन गति पाई जाती है, तो कर्मा कुंचन जो गति होती है ना बच्चों ग्रास नली में पाई जाती है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अब अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों 10वां नंबर प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि मछली का श्वसन अंग है, तो बच्चों मछली का जो श्वसन अंग होते क्या होते, गिल्स यानी कि गलफड़ा होते बच्चों, और मनुष्य का श्वसन अंग क्या होते, फेफड़ा होते हैं। और ट्रेकिया जो होते हैं ना बच्चों, तिलचट्टा का क्या होते हैं, श्वसन अंग होते हैं। और त्वचा किसका होते हैं बच्चों, केचुआ का होते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्यारे बच्चों ये प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा ध्यान से, क्या अगर आपको बताना है कि पौधों में श्वसन होता है, तो फिर जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ये श्वसन किसके थ्रू से करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, तो आपको पता होगा पर बच्चों याद रखिएगा। पौधों में जो श्वसन होता है मतलब जड़, उसके बाद पत्तियों और तना, यानी कि इनमें से सभी भागों से पेड़ पौधे क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक जो पुस्तक है ना किसने लिखी है, बताइए। तो पैर बच्चों देखिएगा चार्ल्स डार्विन जो है ना, जो चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो पैर बच्चों जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है पैर बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है पैर बच्चों ना, काल्पनिक और सीधा, इसको अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे 15% क्या, अगर आपको बताना है देखिएगा कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो पैर बच्चों स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं, और पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं पैर बच्चों XY होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे 16% यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा क्या, अगर आपको बताना है कि सामान्य ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है, तो P4 होता है पैर बच्चों। ठीक है, फास्फोरस का सामान्य ताप पर P4 अणु में क्या, P4 अणु के रूप में पाया जाता है ना सामान्य तापमान पे। यहाँ पे पैर बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए पैर बच्चों, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या, अगर आपको बताना है कि दही में जो है ना पैर बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है, पैर बच्चों बताइए। तो दही में जो होते हैं लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं पैर बच्चों, लैक्टोबैसिलस अम्ल। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। मैलिक अम्ल किस में पाए जाते हैं बच्चों, सेब में जो है मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। और उसके बाद सिट्रिक अम्ल, जितने भी खट्टे फल होते हैं नींबू संतरा मौसमी में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं बच्चों। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, पर जो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है, पर जो बताइए कौन ऐसा धातु है जिसका गलनांक क्या है प्यारे बाबू, सबसे कम है। तो देखिए पर जो यहाँ पे एल्यूमिनियम, उसके बाद यहाँ पे सोडियम, कॉपर और यहाँ पे Fe है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे कम यहाँ पे गलनांक जो होगा ना पर जो सोडियम का होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कमरे के तापमान पे मुलायम रहता है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और सोडियम को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है बच्चों, बताइए। तो यहाँ पे CaCl2 को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और ये किसका ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का क्या होते हैं बच्चों, प्रचलित नाम होते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं बच्चों,
कीटनाशक के रूप में करते हैं ना। और सफ़ेदी में भी इसका उपयोग क्या आता है प्यारे बच्चों ना। तो प्यारे बच्चों आप बताइए कि ये 20 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर सही और सटीक पता था। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इनके साथ साथ आपको एच डब्ल्यू क्वेश्चन देते हैं प्यारे बच्चों। एच डब्ल्यू क्वेश्चन क्या, आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। एच डब्ल्यू क्वेश्चन ये है कि ये नमक जो है ना प्यारे बच्चों, नमक का जो सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है नमक का सामान्य सूत्र बताना है प्यारे बच्चों, यानी कि फॉर्मूला बताना है। इसका जवाब आपको